नमस्कार दोस्तों, मैं सत कुमार छाज्यान स्वागत करता हूँ आप सभी का फिजिकल एजुकेशन रामबाण क्लासेज में। दोस्तों आज हम सोल्व करने वाले हैं जो बिहार सेट का एग्ज़ाम हुआ था 9 तारीख को हुआ था अभी हाल ही में, उस पूरे पेपर को आज हम सोल्व करने वाले हैं। और दोस्तों आपको इसमें अपना स्कोर लगाना है, आपको से एज ए पेपर के रूप में इसको करना है। आप दोस्तों सबसे पहले तो आप अपनी कॉपी पर एक पेज पर 100 तक काउंटिंग गिनती नंबर्स लिख लीजिए और आप देखिए 100 क्वेश्चनों में से कितने ठीक कर पाते हैं। अच्छा पेपर है, आप इसको अच्छे से सोल्व कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ फिजिकल एजुकेशन के जितने प्रीवियस एग्जाम हुए हैं अब तक के सभी एग्ज़ाम आपको यहाँ कराए जाएंगे। तो दोस्तों हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, हम यहाँ पे रेड कलर ले लेते हैं। यस, फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? आप सभी को पता है, सिंपल ही क्वेश्चन है, सर्वांगीण विकास। डी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, शारीरिक शिक्षा किसी व्यक्ति में अनुभव केंद्रित मोटर गतिविधियों के कारण होने वाले परिवर्तनों का योग है। यह किसने कहा? दोस्तों यह डेफिनेशन दी गई है, इसमें जो दिया गया अनुभवी केंद्रित मोटर गतिविधि, आप इसको इससे ही पकड़ सकते हैं, अनुभवी केंद्रित। तो यह डेफिनेशन किसने दी है? क्या फॉर केंद्रित, क्या फॉर कैसेडी। इसका आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अच्छी डेफिनेशन है, हर बार आती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का समूह है जो एक व्यक्ति से शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से प्राप्त करता है। यह किसका कथन है? दोस्तों एक और डेफिनेशन दी गई है, यह कह रहा है कि अनुभवों का समूह है जो एक व्यक्ति शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से प्राप्त करता है। किसने दी? तो बताइए आप कौन सा आंसर इसका राइट है? डी, OB 2 फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 4, शारीरिक शिक्षा पुरुषों की शारीरिक गतिविधियों का योग है। एक और डेफिनेशन दी हुई है, योग है, गतिविधियों का योग। किसने कहा? तो इसका आंसर क्या है बताइए? सी कोवेल ने, चार्ल्स एबूचर ने, विलियम्स जेम्स ने, जेवी नेस ने। गतिविधियों का योग, तो उसका दोस्तों हो जाएगा विलियमसन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5, आधुनिक समाज में अपराध आकर्षित करता है। यह कह रहा है दोस्तों जो समाज है आधुनिक, उसमें जो अपराध को आकर्षित करते हैं वह कौन होते हैं? वरिष्ठ नागरिक, शिक्षित लोग, युवा या बच्चे? कौन सा आंसर है? इसका हो जाएगा युवा। जल्दी जल्दी दोस्तों आप भी अपनी कॉपी पे जो गलत है उसको गलत कीजिए और जो सही है वो सही है, और बाद में मुझे अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताना कितना हो गया। नेक्स्ट है, सारी शिक्षा का मुख्य लक्ष्य सभी को पता है, सर्वांगीण विकास। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक शिक्षा में सामाजिक विकास का उद्देश्य नहीं है? सामाजिक विकास का उद्देश्य नहीं है, ये पूछ रहा है दोस्तों। खेलों और विनियमों का पालन करना है, खेल भावना दिखा रहे हैं, ये भी है, साथियों से सहयोग, ये भी है, अपने लिए खेलना। दोस्तों यह नहीं है, अपने लिए खेलना नहीं है। डी आंसर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश के लिए व्यायाम करना महत्वपूर्ण है। हर एक के लिए, बच्चे के लिए, युवा के लिए, वरिष्ठ के लिए, सबको पता है हर एक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम ओलंपिक कहाँ हुए थे? ये भी आसान है, आप सभी को पता है, फर्स्ट ओलंपिक हमारे एथेंस के ओलंपिया में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आधुनिक ओलंपिक के संस्थापक? सिंपल ही क्वेश्चन है, सभी को पता है, पियर डे कुबर्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, प्राचीन ओलंपिक खेलों को किस पौराणिक देवता के सम्मान में धार्मिक उत्सव का हिस्सा बनाया जाता था? बताइए दोस्तों, हेराक्लीज, इरोस, जियस या पार्सियस? सिंपल क्वेश्चन है, पता होगा सभी, जियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ओलंपिक ध्वज पहली बार किस वर्ष फहराया गया था? आप सभी को पता है, ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है, 1920 में, 1920 में। बना कब था दोस्तों? 1913 में यह बना गया था, 14 में इसको मान्यता मिली थी और यह 20 में फहराया गया था एंटवर ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 13, प्राचीन ग्रीक ओलंपिक के विजेता के सर पर निम्न में से क्या रखा जाता था। जो प्राचीन ओलंपिक होते थे उनमें जो विजेता होता था उन्हें जब अवार्ड दिया जाता था तो उनके सर पर क्या रखा जाता है। क्या एक ताज पहनाया जाता था, वह किस चीज़ का बना हुआ था। पहले मेडल नहीं दिए जाते थे दोस्तों, पहले उपहार और आपके मेडल्स मुकुट ये चीज़ें दी जाती थी, मेडल नहीं दिए जाते थे। तो यह जैतून की शाखा का पुष्पांजलि, इसका मेडल उसको पहनाया जाता था, इसका मुकुट पहनाया जाता था, जैतून की शाखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम ओलंपिक मशाल रिले कब और कहाँ हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर पेपर में लगभग पूछा जाता है, तो सभी को पता है 1936 बर्लिन जर्मनी ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक आदर्श वाक्य का अर्थ क्या है। ओलंपिक जो मोटो है वह क्या है, उसका अर्थ क्या है। तेज, उस्तर, मजबूत, यानी कि सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टियस, बहादुर, तेज, उस्तर मध्यम। तो दोस्तों इसका क्या है, तेज, उस्तर और मजबूत, यानी कि सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टियस और अब एक और इसमें जोड़ दिया गया है। क्या जोड़ा गया है, कम्युनिटर। कम्युनिटर का अर्थ क्या है दोस्तों, टूगेदर। टूगेदर मतलब एक साथ। कब जोड़ा गया है, ये भी कई बार पूछा गया, दो तीन बार तो हमारे फिजिकल एजुकेशन में पूछा गया। इसके अलावा दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी है, अदर एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो कब जोड़ा गया है, 20 जुलाई 2021 को यह जोड़ा गया है। इस डेट को भी आप याद कर लीजिए, आगे भविष्य पेपर में जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, कौन सा समारोह ओलंपिक खेलों का अंत का प्रतीक है। ये कह रहा है दोस्तों, जब ओलंपिक होते हैं, कोई गेम होते हैं, तो उसका जो अंत होता है उसका जो प्रतीक क्या है। यानी कि जब ओलंपिक चल रहे हैं, यह समाप्त हो गए, तो उसका प्रतीक क्या है। आतिशबाजी चलाना, आतिशबाजी चलाई जाती है, ओलंपिक लोगों को बुझाना, या कबूतरों को आकाश में उड़ाना, संगीत बैंड बजाना। बताइए कौन सा है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ओलंपिक लोग बुझाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17, योग का 7वां तत्व कौन सा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर पेपर में यहाँ से हर बार हर पेपर को इसे भी उठा के देख लीजिए, एक न एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जाता है। तो योग का 7वां तत्व पूछ रहा है। तो योग के कितने तत्व होते हैं दोस्तों, योग के पूरे 8 तत्व होते हैं। कौन कौन से हैं बताइए, मेरे साथ बोलिए, सभी बोलना है दोस्तों, वीडियो को देखना नहीं है। आप इधर उधर से ध्यान हटाकर इस बोर्ड पर लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ से 100% आगामी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप आई कांटेक्ट मेरे से बना के रखें और साथ ही साथ मेरे साथ बोलने का प्रयास करें। ये सोचिए कि मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने पढ़ा रहा हूँ। तो पहला कौन सा है हमारा, यम। दूसरा नियम, बोलिए। तीसरा बोलो, यम, नियम, आसन। चौथा प्राणायाम। पांचवा प्रत्याहार। यम, नियम, आसन, प्रत्याहार। छठा बताइए, धारणा। शाबाश। सातवां, शाबाश शाबाश, कोशिश करो, ध्यान। गुड गुड गुड। और आठवां, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये हमारे योग के 8 तत्व है। अब बताइए आप, इसमें कौन सा पूछा है, योग का 7वां तत्व। 7वां कौन सा है, ध्यान। ध्यान है इसमें कहीं पे दिख रहा, हाँ ये रहा ध्यान, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। योग का उल्लेख किया गया है, बताइए दोस्तों, योग का उल्लेख महाभारत में, रामायण में, उपनिषद में या उपयुक्त सभी में। दोस्तों महाभारत में भी योग किया, रामायण में भी, उपनिषद में, सभी में। तो आंसर इज राइट, टी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, किसके अनुसार योग की परिभाषा केवल मुद्रा प्राप्त करना है।
दोस्तों योग की परिभाषा मुद्रा प्राप्त करना है, आसन प्राप्त करना है। पतंजलि के अनुसार, महर्षि वेदव्यास के अनुसार, अगम, या इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो नेक्स्ट इसका जो आंसर है महर्षि वेदव्यास। स्थिर सुखम आसनम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आंतरिक अंगों की सफाई का एक भाग है। बताइए जो हमारी आंतरिक अंग है उसकी सफाई करने का इसमें से कौन सा एक भाग दिया गया है? भौतिक क्रिया, स्वाध्याय, तप या अपरिग्रह? तो इसका जो आंसर है राइट, धौतिक क्रिया। ये हमारी 6 क्रियाएं होती है, 6 क्रियाएं होती है जो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं उनकी सफाई करती है। कौन कौन से होते हैं मुझे आप बताइए, कमेंट में जल्दी से लिख कर डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों 21। गलत कथन ढूंढना है आपको। यम के 5 नैतिक व्रत या आचार संहिता तत्व शामिल है, या फिर ईश्वर प्राणी ध्यान का अर्थ शास्त्रों का अध्ययन करना है, नियम शरीर और इंद्रियों से संबंधित नैतिक अभ्यास है, समाधि आत्मा का ईश्वर से अंतिम मिलन है। कौन सा गलत है दोस्तों? तो इसका जो गलत है, ईश्वर प्राणी ध्यान का अर्थ शास्त्रों का अध्ययन है, इसका यह है नहीं है। इसका जो होता है ईश्वर प्राणी ध्यान का मतलब होता है ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित कर देना, ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाना। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा, हम योग के तत्व कहाँ से प्राप्त करते हैं? भगवत गीता से, योग सूत्र से, उपनिषद से, रामायण से? बताइए दोस्तों, योग के तत्व पूछ रहा है कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों यह क्वेश्चन 100% डिलीट होएगा, क्योंकि जो इसका आंसर ये मान रहे हैं ये उपनिषद मान रहे हैं, और जबकि उपनिषद का ही एक योग सूत्र का ही एक पार्ट उपनिषद है। तो यह क्वेश्चन बिल्कुल डिलीट होएगा, सभी को इसके मार्क्स दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, स्वामी जी ने योग के एक तत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा मन की एकाग्रता और ध्यान का प्रथम चरण है। सभी ऊर्जाएं एक बिंदु पर केंद्रित होती है और मन विचलित नहीं होता है। स्वामी जी के किस आस्था की बात कर रहा है? बताइए दोस्तों, एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित है, मन विचलित नहीं होता है, तो यह किस कथन की बात कर रहा है, किस आस्था की बात कर रहा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा धारणा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, योग का दूसरा तत्व कहाँ कहा जाता है? बताइए दोस्तों, योग का अभी मैं 8 तत्व बताए, दूसरा तत्व कौन सा है इनमें? परिणाम, नियम, कर्म या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है नियम। नियम के दोस्तों कितने पार्ट होते हैं बताइए, कितने होते हैं? बोलिए, शाबाश। 5। कौन कौन से होते हैं? सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधाम। ईश्वर प्राणिधान। दोस्तों सोच का यहाँ तात्पर्य है कि हमारी जो शरीर है यह हमारा अंदर से भी पवित्र हो, बाहर से तो हो साथ ही साथ हमारा अंदर से भी पवित्र हो। संतोष से यहाँ पे तात्पर्य है कि हमें जो कुछ मिला है उसी में हमें संतोष करना चाहिए, किसी पराई की वस्तु पर हमें उसे पाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी ही जो वस्तुएं हमें मिली है उसी में ही हमें संतोष करना चाहिए। तप से यहाँ तात्पर्य है तपो द्वंद्व सहनम, यानी कि आपको सभी द्वंद्वों में आपको समान भाव रखना है। जैसे सुख दुख, सर्दी गर्मी, मौसम गर्म ठंडा, सभी में आपको अपना समान तप रखना है। स्वाध्याय यानी कि स्वयं का अध्ययन करना ही स्वाध्याय कहलाता है। लेकिन आज दोस्तों लोग अपना अध्ययन करने की वजह दूसरों का अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों आपको अपना भी अध्ययन करना चाहिए। जब भी आप शाम को लेटने जाए तो आंखें बंद करके उस ईश्वर का नाम ले, सोचो मैंने पूरे दिन में आज क्या किया है, क्या पढ़ा है, उसे पूरे को रिकॉल करो। आपको 10-15 मिनट में ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएगी। और दोस्तों जो भी चीज़ें आप भूलेंगे ना जो आप पढ़ाई में, तो आप उसे तुरंत बुक उठाइए और उस क्वेश्चन को देखिए, फिर आप सो जाइए।
तो आपको पता भी नहीं चलने का आपको नींद कब आ गई। तो नेक्स्ट है ईश्वर प्राणी धाम, मतलब ईश्वर के चरणों में अपनी भक्ति को समर्पित कर देना, ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक, बताइए दोस्तों। बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर पेपर में ये है क्वेश्चन, यहाँ से भी आता रहता है, आप इस पे भी स्टार लगा लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय 22 सितंबर 1989, 22 सितंबर 1990, 22 सितंबर 1989, 20 सितंबर 1992। कौन सा राइट आंसर है? 22 सितंबर 1989। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जो पैरा ओलंपिक है इसकी जो स्थापना हुई थी 22 सितंबर 1989 को हुई थी। पैरा ओलंपिक समिति द्वारा कितने प्रकार की प्रतियोगिता का अनुमति दी गई है? ये नया क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी भविष्य में पूछा जा सकता है। तो कितनी दी गई है? 10 कौन कौन सी है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। यदि बौद्धिक विकलांगता वाले व्यक्ति का IQ स्तर 50 से 55 के बीच है तो आप उसे किस श्रेणी में रखेंगे? बताइए दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति का IQ लेवल 50 से 55 के बीच है तो वह किस श्रेणी में आएगा? हल्का, मध्यम, गंभीर या गहरा? तो इसका क्या है? हल्का। और दोस्तों नॉर्मली हमारा क्या होता है? नॉर्मल जो हमारा IQ लेवल होता है कितने से कितना होता है? 90 से 110। और जो जीनियस होते हैं 140 अबव, 140 से ऊपर है। और दोस्तों हमारे ये पूछा था 50 से 55 तो हल्का, ये हमारा 50 से 55 में हल्के में आ जाएगा। और दोस्तों हमारा जो इडियट होगा, इडियट में हमारा 0 से 25 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों नोट कर लेते रहिए साथ के साथ दोस्तों को। राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी NSDA है, बताइए दोस्तों। राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी NSDA है नीति निर्धारण शाखा, सलाहकार शाखा, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों क्या होगा हमारा? इसका आंसर बी, उपरोक्त दोनों। नीति निर्देशक साधारण भी है और सलाहकार शाखा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, वैसे खेल जिनमें गतिशीलता, विकलांगता, अंधापन, सेरेब्रल पाल्सी जैसी विभिन्न विकलांगताओं वाले एथलीटों के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल आयोजित होते हैं, यहाँ किन खेलों की चर्चा की गई है? बताइए दोस्तों, जिसमें गतिशीलता, विकलांगता, अंधापन, सेरेब्रल पाल्सी आदि खेल आते हैं तो किस खेलों की गई है? ओलंपिक, विशेष ओलंपिक, पैरा ओलंपिक या डीप ओलंपिक? तो दोस्तों हमारा इसका आ जाएगा पैरा ओलंपिक, सी। यदि दोस्तों इसमें गतिशीलता हटा दिया जाता तो फिर हमारा गूंगे बहरे अंधे डीप में चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, पैरा ओलंपिक खेल शारीरिक, दृश्य और बौद्धिक विकलांगता वाले लोगों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन है। इस 2 श्रेणियों में रखा गया है, इसे 2 श्रेणियों में रखा गया है, एक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, दूसरा शीतकालीन ओलंपिक। प्रथम जो पैरा ओलंपिक खेल है वह कहाँ हुआ था? दोस्तों घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया, इसका कहने का मतलब ये है कि हमारा जो प्रथम पैरा ओलंपिक खेल हुआ था कहाँ हुआ था? बस ये देखो कितना बड़ा घुमा के कन्फ्यूज करने के लिए चीज़ें दी गई है। तो कब हुआ था? रोम 1960 में। नेक्स्ट, विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है? बताइए दोस्तों, 2 अप्रैल को, 21 जून को या 29 अगस्त को या 3 दिसंबर को? तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा 3 दिसंबर। यहीं दोस्तों आपको कमेंट में बताना है ओलंपिक डे कब मनाया जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ओलंपिक डे कब मनाया जाता है। नेक्स्ट, जन्म के समय मौजूद विकलांगता को कहा जाता है? दोस्तों जब कोई आदमी जन्म लेता है उसके अंदर कोई विकलांगता होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा जन्मजात विकलांगता, सी आंसर इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर गतिमान होने पर संतुलन बनाए रखने की अक्षमता
क्या कहलाती है? स्थिर या गतिमान होने पर संतुलन। यदि आप स्थिर है, खड़े हैं, संतुलन बनना है तो ऐसा क्या क्या आगे? यदि आप गतिमान चल रहे हैं, संतुलन बना हुआ है तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम सीधा है संतुलन ही कहेंगे भाई, जब संतुलन की अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कम वजन के साथ अधिक समय तक व्यायाम करना किससे संबंधित है? कम वजन के साथ अधिक समय तक, पकड़ लीजिए आप यहाँ, अधिक समय तक। तो अधिक समय आ गया तो अधिक समय हमारा किस में जाएगा? इंडोरेंस में, सहन शक्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका इन्होंने समन्वय दिया है, गलत की ये दिया हुआ है, इसका एंडोरेंस है। बिना किसी थकान के दैनिक कार्य करना क्या कहलाता है? ये दोस्तों आपकी फिटनेस की परिभाषा पूछी गई है। बिना किसी थकान के कार्य करना शारीरिक फिटनेस कहलाता है। तो कहाँ है हमारा? शारीरिक फिटनेस। ये नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक फिटनेस का घटक नहीं है पूछ रहा है, बताइए दोस्तों। सहन शक्ति, सतर्कता, ताकत या चपलता? शारीरिक फिटनेस का घटक तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? सहन शक्ति, सतर्कता, ताकत या चपलता? फिटनेस के घटक, फिटनेस दो प्रकार की होती है हमारी, कौन कौन सी? एक तो दोस्तों जनरल फिटनेस होती है, और एक दोस्तों हमारी मोटर फिटनेस होती है। जनरल फिटनेस में हमारा क्या क्या आता है दोस्तों? मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर इंडोरेंस, कार्डियोवास्कुलर, थोड़ा जिसकी स्पेलिंग नहीं होगी उसे चेक कर लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ साथ के साथ, उसको आप थोड़ा नोट करते रहिएगा, थोड़ा लिखने में कट हो जाता है। और चौथा हमारा होता है फ्लेक्सिबिलिटी, और पांचवा हमारा बॉडी कंपोजिशन। ये दोस्तों हमारे जनरल फिटनेस के अंतर्गत आते हैं 5, 1 2 3 4 5। और जो हमारी मोटर फिटनेस होती है, स्पेसिफिक होती है, इसके अंतर्गत हमारे 6 आते हैं। 6 कौन कौन से हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एजिलिटी, बैलेंस, एजिलिटी, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, एजिलिटी, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, रिएक्शन। पांचवा हो जाएगा हमारा दोस्तों पावर, और छठा हो जाएगा हमारा स्पीड। ये दोस्तों हमारे फिटनेस कंपोनेंट होते हैं, शारीरिक फिटनेस कंपोनेंट घटक होते हैं। तो दोस्तों हमारा इसमें फिटनेस का जो पूछा गया था वह क्या पूछा गया था? सतर्कता। तो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी। इनको आप नोट कर लीजिए दोस्तों। हमारी जो फिटनेस है फर्स्ट, सेकंड, जनरल और मोटर। जनरल में एक बार मैं रिपीट करा देता हूँ, इसकी आप ट्रिक भी बना सकते हैं, MMCFV। और इसकी एजिलिटी, बैलेंस यानी कि ABCRPS, जो भी आपको अच्छा लगा अपने आप उससे आप इसको बना लीजिए और आप इनको रट लीजिए, याद कर लीजिए। इनसे भी क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विस्फोटक शक्ति है। बताइए दोस्तों, विस्फोटक शक्ति, लचीलापन और गति, गति और ताकत, सहन शक्ति और गति, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा इंडोरेंस और लचीलापन और गति, गति और ताकत, विस्फोटक शक्ति। तो इसका हो जाएगा दोस्तों हमारा गति और ताकत से। बी इसका आंसर इज राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, समन्वयात्मक अक्षमताएं मुख्य रूप से निर्भर करती है श्वसन प्रणाली पर, पाचन तंत्र पर, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर या परिसंचरण तंत्र पर। बताइए दोस्तों, समन्वयात्मक अक्षमताएं किस पर निर्भर करती है? तो राइट आंसर इसका सी, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर। किसी वजन को उठाने के लिए किया गया अधिकतम कार्य प्रयास क्या कहलाता है? अधिकतम प्रयास किसी कार्य को करने के लिए क्या कहलाता है? विस्फोटक ताकत, सहन शक्ति, गति या अधिकतम ताकत। तो राइट आंसर इज डी, अधिकतम ताकत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ताकत को सही ढंग से परिभाषित करता है? तो ताकत को कौन सा इसमें से परिभाषित करता है? वह शक्ति जो वजन को उठाने और ले जाने में मदद करती है, शरीर के किसी अंग या पूरे शरीर को तेज गति से हिलाने में एक क्षमता है, या थकान का विरोध करने की क्षमता है, या बाहरी मदद में मांसपेशियों को फैलाने की। तो कौन सा आंसर इसमें राइट है? तो आंसर जिसका हो जाएगा शक्ति को उठाने और ले जाने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों है, मोटर फिटनेस टेस्ट 600 मीटर दौड़ में या पैदल चाल में माप प्रशिक्षण है। बताइए दोस्तों, 600 मीटर किसके अंतर्गत होगा? गति और चपलता के, पावर के, इंडोरेंस के या उपयुक्त में से? तो 600 मीटर तो इंडोरेंस में जाएगा। आंसर इज राइट सी। शारीरिक शिक्षा में प्रशिक्षण और मापन, टेस्ट एंड मेजरमेंट मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सी है? टेस्ट एंड मेजरमेंट की विशेषता बतानी है दोस्तों, कौन सी है? वे मात्रात्मक होते हैं, यानी कि वे क्वांटिटिव होते हैं, उन्हें कठिन होना चाहिए, उन्हें हार्ड होना चाहिए, वे गुणात्मक होना चाहिए, या गुणात्मक यानी कि क्वालिटेटिव होने चाहिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर इज सी, वे क्वालिटेटिव होने चाहिए, गुणात्मक, क्वालिटेटिव। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मोटर फिटनेस का घटक है? बताइए दोस्तों, अभी मोटर फिटनेस के मैं सारे घटक बताए हैं, जनरल मोटर फिटनेस घटक और आपका मोटर फिटनेस घटक। तो आपको उसमें से एक क्वेश्चन आ गया है, अभी देखिए आपके सामने, तो बताइए कौन सा नहीं है? बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, एजिलिटी या उपरोक्त? तो सभी है वे, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, मापने के लिए 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट टेस्ट का उपयोग किया जाता है। 50 मीटर टेस्ट स्टैंडिंग मापने के लिए टेस्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है? मोटर फिटनेस के लिए, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस के लिए, वरिष्ठ नागरिकों की फिटनेस के लिए, या केवल वरिष्ठ महिलाओं की फिटनेस के लिए? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कार्डियोवास्कुलर फिटनेस के लिए, मोटर फिटनेस के लिए, मोटर फिटनेस के लिए। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट का मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है। बताइए दोस्तों, त्वरण निर्धारित करने के लिए, त्वरण गति निर्धारित करने के लिए, वजन उठाने की क्षमता निर्धारित करने के लिए, उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 600 मीटर दौड़ या पैदल चाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन हमें छांटना है। यह त्वरण को मापता है, यह चाल को मापता है, यह दौड़कर चलने से सहन शक्ति को मापता है, या यह केवल दौड़ने से ही सहन शक्ति को मापता है? बताइए दोस्तों, कौन सा आंसर इसका सही है? 600 मीटर। तो 600 मीटर आप आ गया तो सहन शक्ति देख लीजिए किसमें, इसमें भी है, इसमें भी है। तो यह केवल चलने से ही शक्ति को मापता है, यह केवल दौड़ने से ही शक्ति को मापता है। बताइए दोस्तों, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? यह चलने से ही सहन शक्ति को मापता है, चलने से ही, यहाँ पे दौड़ने से ही। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चलना और दौड़ना 600 मीटर। नेक्स्ट, छोटे छोटी मिस्टेक होती है जिससे हम गलती कर बैठते हैं। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप में जब एथलीट कूदने के बाद पैर को उतारता है तो उपलब्धि को डैश और डैश के बीच की दूरी के रूप में मापा जाता है। दोस्तों यह कह रहा है, जब आप जैसे लॉन्ग जंप कूदते हैं तो आप जब कूद जाते हैं तो वह कहाँ से मापा जाता है? उसके जो ऑप्शन दिए है, खड़े होने की स्थिति, पैर का अंगूठा, जब आप कूद गए आपके पैर का अंगूठा है वहाँ से मापा जाएगा, या निरोधक रेखा पैर की एड़ी, या निरोधक रेखा पैर का अंगूठा,
या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों जब आप कूद जाते हैं तो जहाँ पे भी आप लैंड करते हैं और आपके पैर की जो पिछली एड़ी होती है वहाँ से आपका मेजरमेंट होता है। तो इसमें पैर की एड़ी कहाँ है, यहाँ पे। तो आंसर इज राइट बी। नेक्स्ट 48, मोटर फिटनेस प्रशिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा प्रशिक्षण शामिल नहीं है। बैठो और पहुँचो, आंशिक कर्ल, सिट एंड रिच टेस्ट, आंशिक कर्ल या संशोधित पुशअप या आर्म कर्ल टेस्ट। बताइए दोस्तों, मोटर फिटनेस प्रशिक्षण में निम्न से कौन सा प्रशिक्षण नहीं है। कौन सा नहीं है इसमें मोटर फिटनेस का, तो क्या हो जाएगा हमारा संशोधित पुशअप, सी। नेक्स्ट, एक वयस्क मानव कंकाल में कितनी हड्डियाँ होती है। 206, सभी को पता है, सिंपल। नेक्स्ट, मानव कंकाल का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए हेलमेट बनाता है। ये कह रहा है दोस्तों, जो हमारा मस्तिष्क है इसका हेलमेट का काम कौन करता है। जैसे हमारा ये सर है, जब हम बाइक पे जाते हैं तो हेलमेट लगा कर जाते हैं, तो हमारे हेलमेट, मस्तिष्क का काम हमारा हेलमेट करता है। इसी प्रकार हमारा जो अंदर का ब्रेन है तो उसका हेलमेट का काम कौन करता है। तो दोस्तों बताइए इसमें, कपाल, कनपटी की हड्डी, हाइपोइड या अनिवार्य। तो हमारी कपाल के अंदर ही तो हमारा ब्रेन रहता है जो उसको चारों ओर से कवर करके रखता है, वही तो उसका हेलमेट का काम करता है। तो उसका आंसर हो जाएगा कपाल, ए, राइट। नेक्स्ट, मनुष्य के टखने में कितनी हड्डियाँ होती है। राइट इज 7। सभी को पता है टखने में। और जो हमारा ये दोस्तों टखना हो गया हमारा, और कार्पल्स में कितनी होती है बताइए, कमेंट में बताइए जल्दी से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रकार का उपास्थि कार्टिलेज में लंबी हड्डियों के जोड़ पर मौजूद रहता है। बताइए, लंबी हड्डियों के ऊपर जो मौजूद होता है कार्टिलेज, वह कौन सा होता है। रेशेदार होता है, हाइलिन होता है या लोचदार होता है, कैल्सीफाइड होता है। तो कौन सा हो जाएगा, हाइलिन। हाइलिन का कलर कैसा होता है दोस्तों, ब्लू, नीला कलर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मानव लिगामेंट को बिगेलो का वाई आकार का लिगामेंट कहा जाता है। बिगेलो का वाई आकार का लिगामेंट कहा जाता है। बताइए दोस्तों, गिलेनोइडल लेब्रम, इलिस्चियो कैप्सुलर, इलियोफेमोरल लिगामेंट या प्यूबो कैप्सुलर। तो राइट आंसर इज इलियोफेमोरल लिगामेंट, सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना मनुष्य के रक्त को एक दिशा में प्रभावित करती है। ये कह रहा है दोस्तों, जो हमारा ब्लड है एक ही दिशा में जो प्रभावित करता है, जो उसको संचालित करता है, वह कौन सा होता है। न्यूरॉन, ब्रोंक्यूल्स, पट या वाल। तो राइट आंसर इज वाल। क्योंकि दोस्तों जब हमारा हार्ट किसी ब्लड को पंप करता है तो पंप करने के बाद में वाल एकदम तुरंत बंद हो जाती है, जिससे कि ब्लड वापस ना आए और एक ही फ्लो में वह बेहतर रहे। तो राइट आंसर इज वाल। तो आपको यहीं पे बताना है कि हार्ट में कितनी वाल होती है। दोस्तों इन आंसरों के क्वेश्चन दीजिए, क्योंकि आपको आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और आप साथ ही साथ जो भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका आंसर आप दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा मानव कंकाल का अवशेषी हड्डी वाला भाग है। अवशेषी हड्डी वाला पूछ रहा है दोस्तों, बताइए। कपाल, कोकोग्जियल, ग्रीवा या असली। तो राइट आंसर इज कोकोग्जी। कोकोग्जी में कितनी हड्डी होती है, 4। जो हम जब बच्चे होते हैं 4 होती है और अडल्ट होने के बाद में 1 हो जाती है, ये फ्यूज हो जाती है, एक जगह जुड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नैदानिक संकेत अग्रबाहु के इस्कीमिया का संकेत है। अग्रबाहु के, हिंदी की थोड़ी से शब्द अटपटे हैं, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको उनको सरल से सरल भाषा में सिंपल शब्द में समझाने की। नैदानिक संकेत अग्रबाहु के इस्कीमिया का संकेत है। कार्पेल टर्नल सिंड्रोम, आशीर्वाद का हाथ, अल्नार का पंजा, वॉल्कमैन का संकुचन। राइट आंसर इज वॉल्कमैन का संकुचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोमैकेनिक्स में मदद करता है।
बताइए दोस्तों, बायोमैकेनिक्स मदद करता है किस चीज़ में? खिलाड़ी की चोट का इलाज करने में, एथलीट के प्रदर्शन में सुधार के, एथलीट और जमीन की सतह के बीच का घर्षण कम करने, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर इज उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, अपहरण एवं अपहरण किस अक्ष पर होता है? बताइए दोस्तों, अपहरण और अपहरण किस अक्ष पर होता है? क्वेश्चन हमारा 58। एडक्शन एंड अबडक्शन टेक प्लेस एंड विच एक्सिस? ये कह रहा है दोस्तों, जो हमारा एडक्शन और एबडक्शन होता है वह किस एक्सिस पर होता है? प्लान एंड एक्सिस का क्वेश्चन है। अच्छा है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको समझना होगा कि हमारा जो एडक्शन है, एडक्शन एंड अबडक्शन, अबडक्शन क्या होता है? दोस्तों देखिए, मैं सिंपल बिल्कुल सरल शब्दों में आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, मेरा हाथ है, ये ऊपर जा रहा है तो यह अबडक्शन, अबडक्शन। फिर यह वापिस आ रहा है, एडक्शन, एड, एडक्शन, एड, एड से आप इसको याद कर सकते हैं, अबडक्शन, एडक्शन, अबडक्शन, एडक्शन। तो यह पूछ रहा है कि यह किस एक्सिस पर होता है? एक्सिस पूछ रखा दोस्तों, प्लान नहीं पूछ रखा। तो बताइए, ओब्लिक को, अनुदैर्ध्य या थोड़ा इंग्लिश में इसको देख लेते हैं दोस्तों हम। तो दोस्तों इसमें जो दिया हुआ है हमारा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ओब्लिक को, अनुदैर्ध्य या ऊर्ध्वाधर को, ललाट या मध्यवर्ष को, धनु या एंटेरो पोस्टीरियर को। तो दोस्तों अब बताइए आप, देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। एडक्शन, पहले तो आप प्लान समझ लीजिए क्या होते हैं। दोस्तों हमारे जो प्लान होते हैं 3 होते हैं, सैजिटल प्लान, बोलिए, फ्रंटल प्लान और हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल या ट्रांसफर। तो दोस्तों हमारा जो सबसे पहला है हमारा फ्रंटल प्लान। फ्रंटल ले लिया, सैजिटल ले लिया, सैजिटल ले लेते हैं। सैजिटल, सैजिटल यानी कि जिसमें गति आगे पीछे होती है और शरीर को काल्पनिक रूप से 2 भागों में काट देता है। जैसे मैं खड़ा हूँ और कोई ब्लेड है या काल्पनिक रेखा है, शरीर को 2 बराबर भागों में ऐसे काट दे, तो उसे हम सैजिटल प्लेन कहते हैं। और दोस्तों हमारा फ्रंटल क्या होता है? वह काल्पनिक रेखा जो शरीर को आगे और पीछे 2 भागों में काट दे, उसे हम फ्रंटल प्लेन कहते हैं। और हॉरिजॉन्टल क्या होता है? जो शरीर को ऊपर और नीचे 2 भागों में बांट देता है, उसे हॉरिजॉन्टल प्लेन कहते हैं। और दोस्तों इसमें जो एक्सिस होता है वह इनके परपेंडिकुलर होता है, एकदम इनके विपरीत होता है। जैसा हमारा सैजिटल प्लेन है, सैजिटल प्लेन में हमारा, सैजिटल प्लेन में दोस्तों हमारा फ्रंटल एक्सिस होगा और फ्रंटल एक्सिस में हमारा सैजिटल प्लेन होगा। तो इसमें दोस्तों जो हमारा दिया हुआ है, आंसर इज राइट डी, धनु या एंट्रोपोस्टीरियर। इसको दोस्तों मैं बता दूं, इसका इंग्लिश में क्या कहते हैं? मूवमेंट इन द सैजिटल प्लेन अबाउट द फ्रंटल एक्सिस। तो दोस्तों इसका हो जाएगा फ्रंटल एक्सिस। इसको दोस्तों अगली वीडियो में मैं बहुत अच्छे से एक वीडियो इसी पे बनाऊंगा। सैजिटल प्लेन, एक्सिस, इनमें बहुत ज़्यादा लोग कन्फ्यूज रहते हैं। ऐसा आपके माइंड में बैठा दूंगा कि आप जीवन में कभी भी इन चीज़ों को नहीं भूलेंगे, क्योंकि यदि मैं इसमें आपको डिटेल से कराने लगा तो सारा टाइम निकल जाएगा। हमें जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लचीलापन और विस्तार क्या कहलाता है? फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन आर। बताइए, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन अभी बताया मैं, जिसमें गति आगे पीछे होती है, ये तो हमने बताया था, एडक्शन, अबडक्शन। और फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन कब कहाँ हो रहा है? आगे। तो गति हमारी क्या हो रही है? आगे पीछे। तो कौन सा होगा? सैजिटल। तो सैजिटल में हमारा उपरोक्त ललाट अक्ष के बारे में धनुतल, हिंदी में तो यार पता नहीं क्या, ललाट अक्ष के पक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में आप कोशिश कीजिए, जो क्वेश्चन हिंदी में टप लगता है ना, जैसे ललाट अक्ष के बारे में, धनु अक्ष, तो इसका जो सिंपल है इंग्लिश में देखो कितना अच्छा लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर हमारा 59 लिखा हुआ है हमारा।
मूवमेंट इन द सैजिटल प्लेन द फ्रंटल एक्सिस, फ्रंटल एक्सिस। तो दोस्तों क्वेश्चन को आप थोड़ा इंग्लिश में भी पढ़ लिया करो, ये क्वेश्चन थोड़े हिंदी में थोड़ा टफ होता है, उस वर्ड को इंग्लिश में जरूर देखा करिए। बायोमैकेनिक्स एक शाखा है, किसकी है बायोमैकेनिक्स, किसकी शाखा है? किन्सियोलॉजी की। बायोमैकेनिक्स फिजिक्स भी दे रखा है, तो फिजिक्स भी जाएंगे हम। राइट इज भौतिक विज्ञान। एक एथलीट डैश एथलीट खेल उपकरण व्यायाम वातावरण के बीच बातचीत सहित मानव आंदोलन के अध्ययन को संदर्भित करता है। एक एथलीट का उपकरण जो व्यायाम और वातावरण के बीच बातचीत और सहित मानव आंदोलन के अध्ययन को संदर्भित करता है। बताइए दोस्तों क्या है? किन्सियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, या फिर शारीरिक शिक्षा, या खेल शिक्षा? बताइए, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? बायोमैकेनिक्स। किसमें हमारा बायोमैकेनिक्स? सी आंसर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल गतिविधियों में किस प्रकार का लीवर सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक लीवर हमारी बॉडी में कौन सा पाया जाता है? दोस्तों सबसे पहले तो आपको लीवर पढ़ना होगा। लीवर भी हमारे 3 प्रकार के हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। मोटा मोटा सा मैं बता देता हूँ दोस्तों। हमारा जो फर्स्ट क्लास लीवर है वह हमारा जो फर्स्ट क्लास लीवर होता है LEV होता है दोस्तों, LIVR नहीं होता लीवर। फर्स्ट क्लास लीवर हमारा बैलेंस का काम करता है, और सेकंड क्लास लीवर का हमारा फोर्स का काम करता है, और थर्ड क्लास लीवर हमारा स्पीड का काम करता है। आप इसको याद कर सकते हैं कि इसमें फर्स्ट क्लास में एक्सिस बीच में होता है, इसमें रेजिस्टेंस बीच में होता है सेकंड में, और थर्ड में हमारा फोर्स बीच में होता है। ये यहाँ आप R ले लीजिए, या फिर आप इधर F ले लीजिए, तो इसी प्रकार होता है। इनको भी डिटेल में मैं कराऊंगा दोस्तों। तो इसमें हमारा थर्ड क्लास लीवर सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, हर उस पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। बाह को ऊपर उठाने में कौन सी मांसपेशी शामिल है? हम इसको ऊपर उठा रहे हैं बाह को अपनी, कौन सी मांसपेशी इसमें मुख्य रूप से कार्य करती है? देखिए दोस्तों, कोई भी कार्य करें हम, उसमें बहुत सारी मसल्स हमारी काम करती है, ग्रुप पूरा काम करता है, लेकिन उसमें एक ऐसी मांसपेशी होती है जो मुख्य रूप से कार्य करती है। जैसे हम बाइसेप्स कर रहे हैं, तो बाइसेप्स को जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बहुत सारी मसल्स आती है, लेकिन मेन कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रही है? हमारी बाइसेप। जब किस चीज़ को हम फेंकते हैं उसमें बहुत सारी मसल्स काम करती है, लेकिन मुख्य क्या होती है? पेक्टोरलिस मसल्स। तो इसमें भी ये पूछा गया है कि बाह को ऊपर उठाने में तो कौन सा हो जाएगा हमारा? डेल्टोइड। बाइसेप हमारे हाथ में, ट्राइसेप हमारे इसके पीछे, क्वाड्रिसेप हमारी थाई की 4 मसल्स होती है। 4 मसल्स कौन कौन सी होती है उनके नाम कमेंट में बताइए। थाई की जो 4 मसल्स फ्रंट थाई की होती है, और बैक थाई की कितनी होती है? 3। उनके नाम आप कमेंट में डाल दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बाईएक्सियल जॉइंट का उदाहरण है? बाईएक्सियल जॉइंट पूछ रहा है दोस्तों, हिंज जॉइंट, पिवट जॉइंट, ए और बी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ए और बी दे रखा है इसमें, ए और बी तो गलत है, डिलीट होएगा, ये डिलीट होएगा। बाईएक्सियल हिंज जॉइंट तो आ ही नहीं सकता भैया, हिंज जॉइंट तो आ ही नहीं सकता बाईएक्सियल में। नेक्स्ट, शेल्डन के अनुसार एंडोमॉर्फिक का एक प्रकार है। बताइए दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। शेल्डन ने कितने बॉडी टाइप दिए है? सबसे पहले तो आप बात कर दीजिए शेल्डन के बॉडी टाइप की। किस आधार पर दिए? शेप एंड साइज के आधार पर 3 प्रकार के शेल्डन ने दिए। बोलिए साथ में। फर्स्ट, एंडोमॉर्फिक। सेकंड, मीजोमॉर्फिक। थर्ड, एक्टोमॉर्फिक।
ये शेल्डन ने बॉडी के 3 प्रकार दिए हैं। तो इसमें क्या पूछा है, शेल्डन के अनुसार एंडोमॉर्फिक शरीर का एक प्रकार है, तो कौन सा है, एक्टोमॉर्फिक। मोटे मोटे व्यक्ति होते हैं एक्टोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक ये वाला दोस्त। और जो मीजोमॉर्फिक होता है, मीजोमॉर्फिक में जिसकी बॉडी सुडोल होती है, एथलीट टाइप सुडोल मसल्स वाले मीजोमॉर्फिक में आते हैं। और एक्टोमॉर्फिक में वे लोग आते हैं जो पतले होते हैं, गर्दन जिनकी लंबी होती है, जो अपने में कम बातचीत करते हैं। और जो मोटे व्यक्ति है ये सभी से घुलनशील मिलनसार होते हैं, घूमने का शौक़ होता है, पिकनिक पे जाने का शौक़ होता है, खाने का शौक़ होता है। तो ये सभी लोग किस में आते हैं, एंडोमॉर्फिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार शरीर की पहचान गोल शरीर और प्रसन्न व्यक्तियों की जा सकती है। वही क्वेश्चन आएगा दोस्तों जो मैं बता रहा था, प्रसन्न व्यक्ति और गोल मोटे भी हो तो किस में हो गया हमारा एंडोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक यहाँ का ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो व्यक्ति निर्भीक और मिलनसार होते हैं, निर्भीक और मिलनसार कौन से होते हैं, निर्भीक और बहिमुखी। ये दोस्तों निर्भीक कम डरने वाले होते हैं, मिलनसार होते हैं, सबसे बातचीत करते हैं। और जो हमारे अंतर्मुखी होते हैं ये लोगों से कम बात करते हैं, अपने ही अपने में रहते हैं, कम दोस्ती करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, जो प्रेरणा व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, आनंद, खुशी या चुनौती प्रदान करती है, तो क्या कहलाती है। दोस्तों जो हमारी खुशी है अंदर से ही आती है, अंदर से खुशी चुनौती, तो वह क्या कहलाती है, ये पूछ रहा है दोस्तों। तो यह कहलाती है हमारी बाहरी प्रेरणा, प्रेरणा मूल प्रेरणा या संज्ञानात्मक मूल प्रेरणा, जो हमारी अंदर से ही आती है। बाहरी प्रेरणा ये किसी से रिवार्ड देकर काम कराना, तो हमारी वो बाहरी प्रेरणा में आ जाता है, संज्ञानात्मक प्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों है, पुरस्कार या प्रशंसा के माध्यम से प्रेरणा को कहा जाता है। यही क्वेश्चन आएगा दोस्तों जो मैं अभी बता रहा था आपको। किसी को आप जब पुरस्कार रिवार्ड देकर कोई काम कराते हैं तो वह किस कैटेगरी किस श्रेणी में आता है, तो वह हमारा आएगा बाहरी प्रेरणा। बाहरी प्रेरणा है भाई, कोई पुरस्कार दे रहा कि आप वो पास हो जाइए, आपको मैं वो दूंगा, वो बाहरी प्रेरणा में ही आ जाता है। आप किसी बच्चे को बोल दीजिए कि आप 10th में पास हो जाइए, आपको एक अच्छा कंप्यूटर मिलेगा, तो यह बाह्य प्रेरणा के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा की विशेषता नहीं है। आंतरिक प्रेरणा की विशेषता नहीं है, लक्ष्य, प्रतिपुष्टि, आवश्यकता या मनोवृत्ति। तो इसका हो जाएगा दोस्तों हमारा प्रतिपुष्टि। नेक्स्ट, कोरोनरी हृदय रोग की रोकथाम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी है। कोरोनरी हृदय रोग की रोकथाम के लिए पूछ रहा है, नियमित व्यायाम करना, आसीन जीवन शैली, दवा या परहेज। बताइए दोस्तों, कोरोनरी हृदय के लिए तो इसका सभी को पता है नियमित व्यायाम करना। दोस्तों देखिए, आप सभी को भी नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हम एज ए फिजिकल एजुकेशन टीचर होने के कारण हम इस समाज के लिए, इस दुनिया के लिए एक रोल मॉडल होते हैं। क्योंकि लोग हमारी पर्सनैलिटी को फॉलो करते हैं, हमारी स्किल्स को फॉलो करते हैं, हमारी बॉडी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, हमारी डाइट को फॉलो करते हैं। तो आप भी नियमित रूप से व्यायाम कीजिए, ताकि आपको कहीं भी बताने की ज़रूरत ना हो कि आई एम ए फिजिकल एजुकेशन टीचर। दूसरों को देखते ही लगना चाहिए कि हाँ वास्तव में यह फिजिकल एजुकेशन टीचर है, वो तो आपके देखने से ही लग रहा है। क्योंकि दोस्तों जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में डिसिप्लिन मेंटेन करने का काम एक डीएम का होता है, उसी प्रकार स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में डिसिप्लिन का काम एक फिजिकल एजुकेशन टीचर का होता है। जिस दिन फिजिकल एजुकेशन टीचर नहीं आता स्कूल में, आप देख लीजिए उसका क्या हाल होता है। तो सभी बच्चे फिजिकल एजुकेशन टीचर को अपना एक गुरु मानते हैं, जहाँ से वे निकल जाते हैं तो सभी शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। तो आप एक ऐसा रोल मॉडल बने जो समाज के लिए एक आपका मैसेज देने का काम करे और लोग आपको फॉलो करें, कहे कि वाह क्या पीटी टीचर है, बनना है तो मुझे भी इन जैसे ही बनना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नियमित व्यायाम का परिणाम नहीं है? नियमित यदि आप डेली एक्सरसाइज करते हैं तो उससे क्या नहीं होता, पूछ रखा है, नहीं दे रखा है दोस्तों, क्या नहीं होता। तो जो होता है पहले हम देख लेते हैं। यदि आप व्यायाम करते हैं तो आपकी जो बोन डेंसिटी है उसमें भी वृद्धि होगी। कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ेगा नहीं जी। मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली बनेगी, राइट। दीर्घ आयु में वृद्धि, बिल्कुल। यदि आप डेली व्यायाम करेंगे तो आपकी आयु तो बढ़नी है, आप 50 साल तक भी आप जवान यानी कि यंग दिखते रहेंगे यदि आप प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं और प्रॉपर डाइट लेते हैं। दोस्तों इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, क्योंकि दोस्तों इसके अलावा मैं एक दूसरा चैनल भी चलाता हूँ जिसका नाम है फिट है इंडिया। फिट है इंडिया, इस चैनल को भी आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर मैं फिटनेस रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारी देता रहता हूँ। सभी जो एक्सरसाइज है इस पे कराता रहता हूँ। कैसे बीपीएड में आपको एक्सरसाइज करनी है, कैसे आपको मॉर्निंग क्लास लेनी है, क्या क्या एक्सरसाइज कराई जाती है, सभी की सभी चीज़ें आपको इस पे मिलेगी। क्या क्या योगासन, ये फिटनेस का चैनल, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ाता है, बढ़ाता नहीं भाई, घटाता है। आप जब नियमित रूप से एक्सरसाइज करेंगे तो कोई भी बीमारी शरीर में नहीं आएगी। तो आपको तो करना ही करना है दोस्तों, क्योंकि आप फिजिकल एजुकेशन टीचर है। आप यदि नहीं करेंगे तो भाई काम नहीं चलेगा बिल्कुल भी, आपको करनी ही पड़ेगी, थोड़ा टाइम निकालना ही पड़ेगा। आमतौर पर लोग नियमित व्यायाम कार्यक्रम का पालन नहीं करते। उचित लक्षणों का अभाव, विभिन्न प्रकार के व्यायाम शामिल करना, सामाजिक समर्थन में वृद्धि, प्रशिक्षित की प्रतिपुष्टि। तो बताइए दोस्तों, आमतौर पर लोग जब नियमित व्यायाम कार्यक्रम का पालन नहीं करते तो क्या होता है? उचित लक्ष्यों का अभाव, बिल्कुल होगा भाई। जब नियमित व्यायाम नहीं करेंगे उचित लक्ष्यों का अभाव होगा। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में कौन सा वैध व्यवहार है? वैध व्यवहार पूछ रहा है दोस्तों, वैध व्यवहार। क्वेश्चन नंबर है हमारा 74, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेजिटिमेंट बिहेवियर? लेजिटिमेंट बिहेवियर, टी है भाई ये लेजिटिमेट बिहेवियर। तो दोस्तों हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? शत्रुतापूर्ण आक्रामकता, वाद आक्रामकता, मुकरकता या सक्रिय आक्रामकता। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका हमारा? शत्रुतापूर्ण आक्रामकता, होस्टाइल एग्रेशन, इसे इंग्लिश में कहते हैं होस्टाइल एग्रेशन। होस्टाइल एग्रेशन दोस्तों इसमें क्या होता है? होस्टाइल एग्रेशन में ये क्या होता है, जब आप कोई गेम खेलते हैं तो आप किसी खिलाड़ी को उस गेम खेलने की वजह से चोट पहुंचाने का काम करते हैं। आपका ध्यान खेल पर नहीं है, आपको है कि मुझे से चोट पहुंचानी है, तो हमारा होस्टाइल एग्रेशन के अंतर्गत आता है। दूसरा भी होता है हमारा, कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि इंस्ट्रूमेंटल होस्टाइल एग्रेशन। उसमें क्या होता है कि आपको किसी दूसरों को चोट नहीं पहुंचानी होती है। जैसे कोई क्रिकेट बैटिंग कर रहा है बल्लेबाज और आपने बाउंसर मार दिया, आपने इस पर्पज से नहीं बाउंसर मारा कि मुझे से चोट पहुंचानी है, आपने सिर्फ बाउंसर इसलिए मारा है कि मैं उसको आउट कर सकूं या मैं अपनी इस बॉल को बचा सकूं, तो इसलिए आपने बाउंस मारा है। उससे क्या कहते हैं हम? इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, वाडा का पूर्ण रूप क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट का क्वेश्चन लगा लीजिए, क्योंकि हर पेपर में यहाँ से एक नया क्वेश्चन जरूर आता है। अभी एमपी सेट का एग्जाम हुआ, उसे भी उठा के देख लिया, इससे पहले भी जितने भी एग्जाम हुए वाडा नाडा से यहाँ से क्वेश्चन बनता ही रहता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप इसने पूछा वाडा का पूर्ण रूप क्या है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग टेस्ट एजेंसी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। और दोस्तों यहीं के हम बात कर लेते हैं वाडा का जो हेड क्वार्टर है कहाँ पर है? मॉन्ट्रियल कनाडा।
मॉन्ट्रियल कनाडा। और दोस्तों इसका जो प्रेसिडेंट है कौन है? प्रेसिडेंट कौन है इसका? जॉन फाहे, इसका ये प्रेसिडेंट है, फाहे है। और इसका मोटो क्या है? मोटो क्या है? प्ले ट्रू। प्ले ट्रू। इससे दोस्तों एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसकी हाँ जो स्टैब्लिश हुई थी वह कब हुई थी? 10 नवंबर 1999। तो ये क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं दोस्तों। वाडा की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग टेस्ट। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? मॉन्ट्रियल कनाडा में है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? जॉन फाहे है। और इसकी जो मोटो है वह क्या है? प्ले ट्रू है। और इसका जो इस्टेब्लिश है वह कब हुई थी? 10 नवंबर 1999 में। और दोस्तों यहीं हम बात कर लेते हैं नाडा की भी, साथ ही साथ हम दोस्तों नाडा की भी यहाँ बात कर लेते हैं। बताइए दोस्तों नाडा की जो इस्टेब्लिश हुई थी सबसे पहले कब हुई थी? नाडा की इस्टेब्लिश कब हुई थी? नाडा की इस्टेब्लिश कब हुई थी? बताइए, जल्दी बताइए। साथ के साथ एक जगह आप इनको भी लिख लीजिए। नाडा की इस्टेब्लिश 24 नवंबर 2005 में हुई थी। और यदि हम इसके हेड क्वार्टर की बात करें तो इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और दोस्तों यदि हम इसके प्रेसिडेंट की बात करें, इसका प्रेसिडेंट कौन है? अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर। और दोस्तों यदि इसकी मोटो की बात करें, इसका मोटो क्या है? प्ले, मोटो क्या है? प्ले फेयर। प्ले फेयर। उसका क्या था नाडा का? प्ले ट्रू। देख लीजिए, दोनों को रिलेट कर लीजिए दोस्तों। उसका क्या था? प्ले, एक जगह ही लिख लीजिए, ट्रू। इससे एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अभी हमारे रह गए हैं 24 और। जो महिलाएं डैश डैश का सेवन करती है उन्हें मांसल शरीर का विकास कहा जाता है। ये पूछ रहा है दोस्तों, जो महिलाएं किसी चीज़ का सेवन करती है उससे उसकी जो मसल्स है वह डेवलप होती है तो उसे क्या कहा जाता है? बीटा ब्लॉकर्स, एम्फेटामिन या मूत्रवर्धक या स्टेरॉइड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेरॉइड। अब दोस्तों बात हम बीटा ब्लॉकर भी की कर लेते हैं। बीटा ब्लॉकर का कार्य क्या होता है? हमारा जो बीपी होता है, बीपी को नॉर्मल करता है। नॉर्मल रखता है। और हमारी जो हार्ट बीट है उसे भी है कम करता है। और हमारी जो हाथों की कंपन है उसको भी कम करता है। आपने देखा होगा जो लोग तीरंदाजी करते हैं वह लोग इसका इस्तेमाल करते हैं बीटा ब्लॉकर, जिससे उनकी जो हाथ की जो कंपन है कंपन हो, हार्ट बीट कम हो, बीपी उनका कम हो, तो बीटा ब्लॉकर का यूज इन सारी चीज़ों में किया जाता है, बिल्डर्स वगैरह में। दोस्तों दूसरा हमारा आता है एम्फेटामाइन। एम्फेटामाइन क्या होता है? हमारा ये हमारी जो भूख है उसको कम करता है, थकान देरी से आने देता है। और जितने भी एरोबिक वाले गेम होते हैं उनमें यह ज़्यादातर यूज किया जाता है एम्फेटामाइन। और इसका तो आपको पता ही होगा, मूत्रवर्धक यूरेटिक। इसका इस्तेमाल जो लोग अपने वेट को कम करने के लिए किया जाता है, जैसे बॉक्सिंग हुआ, कुश्ती हुआ, रेसलिंग हुआ, उनमें इस चीज़ का यूज किया जाता है। क्योंकि दोस्तों इससे क्या होता है, जब हम किसी गेम में पार्टिसिपेट करते हैं तो जो हमारा वेट है उसको हम कंपटीशन से पहले कम कर सके, तो इसलिए हम इस मूत्रवर्धक यानी कि यूरेटिक का इस्तेमाल करते हैं। इससे दोस्तों क्या होता है, जो हमारी किडनी होती है उसमें सोडियम की मात्रा कम जाती है, जिससे हमारा जो अंदर पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाता है और हमारी बॉडी का वेट जल्दी जल्दी कम होता है। इसलिए इसका स्टेरॉइड का आपको पता ही है, मसल्स
गेन करने के, विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शन बढ़ाने वाला पदार्थ या विधि है? पदार्थ या विधि है। तो दोस्तों इसका क्या है, रक्त डोपिंग, जीन डोपिंग, नशीले पदार्थ, ऑटोलोगस डोपिंग। तो दोस्तों यह क्वेश्चन भी डिलीट होएगा, क्योंकि दोस्तों इसने यहाँ विधि भी दे दिया। अगर ये सिर्फ ये पूछता कि बढ़ाने वाला प्रदर्शन पदार्थ कौन सा है, तो इसका आंसर राइट इन्होंने माना है क्या, नशीले पदार्थ। तो इसका ये राइट था, बट इसने ओब्लिक किया, विधि भी दे दिया। विधि में तो ये सारे आते हैं, रक्त डोपिंग भी आता है, जीन डोपिंग भी आता है, नशीले पदार्थ भी आता है, ऑटोलोगस डोपिंग भी आता है। दोस्तों रक्त डोपिंग क्या होता है, यह भी एक विधि है। जीन डोपिंग क्या है, यह भी एक विधि है। नशीले पदार्थ क्या है, यह भी एक विधि है प्रदर्शन बढ़ाने की। ऑटोलोगस, यह भी एक जीन डोपिंग की, इसकी रक्त डोपिंग की एक विधि है। तो इनको भी दोस्तों थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। रक्त डोपिंग क्या होता है, दो प्रकार की होती है, होमोलोगस और ऑटोलोगस। ऑटोलोगस और दूसरा क्या होता है दोस्तों हमारा, होमोलोगस। थोड़ा मारकर आज, होमोलोगस। इसमें क्या होता है दोस्तों, होमोलोगस में और ऑटोलोगस में। होमोलोगस, ऑटोलोगस की बात करते हैं, इसमें एथलीट के शरीर में कुछ हफ्ते पहले ब्लड को चढ़ा दिया जाता है, जिससे वह आने वाले इवेंट कंपटीशन में अच्छा प्रदर्शन करे। कुछ हफ्ते पहले उसका ब्लड निकाल के रख लिया जाता है, और जैसा इवेंट है और उससे कुछ हफ्ते पहले उसको चढ़ा दिया जाता है। और दोस्तों होमोलोगस में क्या है, इसमें किसी व्यक्ति का ताज़ा ब्लड एथलीट को चढ़ाया जाता है। तो इसकी ये दो विधि है। जीन डोपिंग क्या होता है दोस्तों, जीन डोपिंग में क्या होता है, इसमें एक फेरबदल होता है। इसमें जो हमारा जीन समूह है उसमें परिवर्तन किया जाता है, जो हमारी गतिशील शक्ति, इंडोरेंस आदि चीज़ों को बढ़ाने में आर्टिफिशियल रूप से काम करता है। ऑटोलोगस इसकी ये मैं आपको बताई दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 78, शराब उत्तेजित करती है। बताइए दोस्तों, आपने देखा हो गांव में तो बहुत सारे शहर में इधर शराबी फिरते रहते हैं। जब ये पी लेते हैं कैसे करते हैं, शोले फिल्म में जैसे धर्मेंद्र टंकी पर चढ़ के करता है, गांव वालों, तो इसी प्रकार गांव में भी शराब पीने के बाद में तो यही पूछा है, शराब उत्तेजित करती है। अच्छा क्वेश्चन है, मांसपेशी तंत्र को, पाचन तंत्र को, तंत्रिका तंत्र को, उत्सर्जन तंत्र को। तो यह हमारा तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करती है, क्योंकि जब आदमी शराब पी लेता है, जो उसका नर्वस सिस्टम है वह धीमा पड़ जाता है, स्लो हो जाता है, जिस पे नर्वस सिस्टम की जो पकड़ होती है वह कम होने लगती है, जिस कारण व्यक्ति अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं कर पाता, अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं कर पाता, और जो मन में आता है वह बोलता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, डोपिंग का प्रयोग सबसे पहले में सामने आया। कब आया डोपिंग का प्रयोग सबसे पहले सामने? 1904, 1906, 1904, 1912, 1940। तो इसका राइट आंसर क्या है? 1904। और दोस्तों यदि हम बात करें डोपिंग की, जो डोपिंग का जो सबसे पहला केस आया था वह हमारा 1968 में आया था, फर्स्ट केस। दोस्तों एक पेंटाथलन स्वीडन का एथलीट था, हैंस गुनर लेजी वाल, हैंस गुनर लेजिने वाल, यह स्वीडन का एक पेंटाथलन का खिलाड़ी था। 1968 में यह हमारा पहला केस आया था। और दोस्तों यदि हम बात करें जो डोपिंग शब्द है वह कब जोड़ा गया था, वह हमारा 2004 में जोड़ा गया था। इससे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, उत्तेजक पदार्थ जैसे कैफीन, एम्फेटामिन, एफेड्रा, कोकीन आदि केंद्रीय तंत्र पर कार्य करते हैं और कृत्रिम रूप से प्रदर्शन में सुधार करते हैं। बिल्कुल सही बात है, एथलीट के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। तो उत्तेजक पदार्थ किस खिलाड़ी के प्रदर्शन को किए प्रकार को प्रभावित करते हैं? तो बताइए दोस्तों, जब आप एम्फेटामिन लेते हो, कैफीन लेते हो, एफेड्रा लेते हो, कोकीन लेते हो, तो जो आपका नर्वस सिस्टम है
उस पर कार्य करता है कृत्रिम आर्टिफिशियल रूप से, तो इससे क्या प्रभावित होता है? यह तनाव को कम करता है, यह थकान को दूर करता है, या रक्तचाप को बढ़ाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी चीज़ों को यह है भैया। आपके तनाव को भी कम करेगा, थकान को भी दूर करेगा, जो बीपी है उसको भी आपको बढ़ाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नोकनी, नोकनी का कारण क्या है दोस्तों? नोकनी आपने देखा होगा, जब आदमी के दोनों घुटने आपस में टकरा जाते हैं। ये सोच लीजिए कि आदमी के दोनों हम ये घुटने बना देते हैं, ये दोनों घुटने आपस में टकराने लगते हैं, तो इसे क्या, किसकी कमी से होता है? क्या कारण है? जब आदमी के घुटने दोनों देखो आपने बैंड हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? विटामिन डी, कैल्शियम के कारण यह बीमारी होती है। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नोकनी क्या है दोस्तों? हाँ, इसका कारण पूछा था कि नोकनी किस कारण होता है? विटामिन डी और कैल्शियम की कमी के कारण। यहाँ पूछ लिया कि नोकनी क्या है? क्या है? जब मैंने आपको अभी बताया, समझा दिया, आप बताइएगा इसका आंसर। जब सामान्य स्थिति में खड़े होने पर घुटने के बीच अधिक अंतर हो, खड़े होने के बीच भाई अधिक अंतर कह रहा है, ये जैसे हम खड़े हो गए, हमारा घुटना है, तो इनके बीच अधिक अंतर हो, या फिर जब सामान्य स्थिति में खड़े होकर दोनों घुटने एक दूसरे को खटखटाते हो, दोनों घुटने एक दूसरे से टकराते हो, जो अभी मैं आपको बताया, दोनों घुटने ये यहाँ टकरा रहे, तो ये, या फिर जब पैर मुलायम हो जाए, बाहर की ओर मुड़ जाए, पैर मुलायम होकर बाहर की तरफ बो लैग बन जाए, या फिर जब सख्त हो जाए और हिलना डुलना मुश्किल हो जाए। बताइए दोस्तों कौन सा आंसर इनका राइट है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। जब खड़े हो जाए तो दोनों घुटने आपस में खटखटाए, टकराए, तो उसे क्या कहते हैं? नोकनी। नोकनी का दूसरा नाम क्या है बताइए? अच्छा क्वेश्चन है, नोकनी का दूसरा साइंटिफिक नाम कमेंट में आप मुझे बताइए, आप पे ही छोड़ देता हूँ मैं, इसका आंसर नहीं आपको बताता। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाएगा और पूछा भी गया है, नोकनी का साइंटिफिक नाम, दूसरा नाम क्या है? पैरों को झुकने से कैसे रोका जा सकता है? जब आपके पैर झुक जाते हैं, ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द बोलैक प्रिवेंट, बोलैक के प्रिवेंट पूछ रहा है। यदि आप किसी इंसान को बोलैक हो जाए तो उसे कैसे रोका जा सकता है? जंक फूड का अधिक सेवन करने से? ना जी ना, गलत है। बच्चों का कम उम्र में ही चलने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी गलत है भैया। कम उम्र में कैसे? संतुलित आहार लेने से, धूप के संपर्क में आने से बचकर। तो संतुलित आहार लेने से ही बोलैक को हम रोका जा सकता है। बोलैक के अलावा भी यदि हम संतुलित आहार लेते हैं तो और भी बहुत सारी बीमारी से हम लड़ सकते हैं, बच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नोकनी का विपरीतक क्या है? ये पूछ रहा है नोकनी का अपोजिट क्या है? भाई जब आदमी के घुटने आपस में टकरा जाते हैं तो इसका विपरीत क्या होगा? जब आदमी के घुटने, दोनों घुटने चौड़े हो जाएंगे, बोलैक हो जाएगा, तो घुटने के बीच अधिक गैप, ये आकृति बन जाती है बोलैक। तो इसे, इसके विपरीत बोलैक इसमें कौन सा है? टेढ़े मेढ़े पैर, झुकी हुई एड़ी, या पैर झुका है। ए इज राइट। नेक्स्ट, फ्लैट फुट क्या है? फ्लैट फुट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब पैरों में उचित मेहराब हो, जब पैर सपाट हो जाए या उचित मेहराब का अभाव हो, जब पैर में कोई मेहराब हो, जब पैरों में वृत्त अधिक मोड़ हो, तो इसका क्या होगा? जब पैरों में सपाट हो, कहाँ पे? पैर सीधा हो जाता है, मैं चपटा। जब पैरों सपाट हो और उचित मेहराब का अभाव हो, तो राइट। फ्लैट फुट क्या होता है दोस्तों? इसमें जब हमारा ये पैर होता है, ये बिल्कुल सीधा हो जाता है, बिल्कुल फ्लैट होता है। नॉर्मली हमारा जो पैर होता है हल्का सा यहाँ से में कर्व होता है,
ये हमारा जनरली पैर होता है, ये हमारा नॉर्मल होता है जिसे हम न्यूट्रल भी कहते हैं, गॉड गिफ्टेड पैर कहते हैं, और ये हमारा फ्लैट फुट होता है। और इसके अलावा एक और होता है हमारा जो जिसमें यहाँ पे अधिक कर्व बन जाती है। ये इसमें कर्व यहाँ पर अधिक बन जाती है, इसे क्या बोलते हैं, हाई कर्च भी बोल देते हैं। हाई कर्व यहाँ से हाई बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं दोस्तों। 15 क्वेश्चन हमारे रह गए हैं, जल्दी जल्दी इनको भी हम कर लेते हैं। 100 क्वेश्चन इसमें हमारे हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्लैट फुट का मुख्य कारण क्या है। जो अभी मैं आपको बताया, हमारा जो पैर है फ्लैट फुट वो एक गॉड गिफ्टेड नेचुरल होता है। तो यही क्वेश्चन यहाँ से इसी में से पूछ ले, फ्लैट फुट किस कारण होता है। एडी के जूते पहनना, या नंगे पैर चलना, या कमज़ोर मांसपेशियाँ जो शरीर का वजन सहन नहीं कर सकती, या उचित व्यायाम का अभाव। तो इसमें से आपको कौन सा सही है, जल्दी आंसर बताइए। तो इसका हमारा हो जाएगा सी, कमज़ोर मांसपेशी जो शरीर का वजन सहन नहीं कर पाती, वह हमारे फ्लैट फुट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फ्लैट फुट को रोकने के लिए क्या परहेज करना चाहिए। फ्लैट फुट को, जब हमारा फ्लैट फुट हो जाता है तो उसके लिए हमें किस चीज़ का परहेज करना चाहिए। टाइट फिटिंग कपड़े पहनने चाहिए, या नंगे पैर चलना चाहिए, एडी को जूते पहनकर चलना चाहिए, बच्चों को कम उम्र में ही चलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा नंगे पैर चलना चाहिए। जब आपको फ्लैट फुट हो जाए तो आप नंगे पैर चलिए, उससे फ्लैट फुट हमारा ठीक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 88, गोल कंधे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर पेपर में यहाँ से पूछा जाता है। गोल कंधे यानी कि गोल कंधे को यदि हम कहें तो काइफोसिस, व्हाट इज काइफोसिस, गोल कंधे क्या है। गोल कंधे दोस्तों कैसे हो जाते हैं, हमारे ये आगे की तरफ जब हमारा जो अपर बैक होता है, अपर को झुक जाता है, उसे क्या कहते हैं। जब कंधे पीछे की ओर झुके हो, जब कंधे गोल हो जाते हैं और कभी कभी आगे की ओर झुके हुए प्रतीत हो, जब कंधे बहुत संकीर्ण हो, जब कंधे चौड़े हो, तो क्या हो जाएगा, जब कंधे आगे की ओर झुके हुए हो जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, काइफोसिस। तो दोस्तों काइफोसिस का दूसरा नाम क्या होता है, हंचबैक। काइफोसिस को हम हंचबैक के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, गोल कंधों को कोई कैसे रोक सकता है। यहाँ पे दोस्तों इसकी प्रिवेंट पूछ रखी कि जब हम किसी आदमी को काइफोसिस हो जाता है तो उसे कैसे रोका जा सकता है। तो इसका तो सभी को पता है, उचित व्यायाम में संलग्न करे, व्यायाम कीजिए जब किसी को हो जाता है। ज़्यादातर यह आपने देखा होगा, ज़्यादातर लड़कियों में, महिलाओं में होता है, क्योंकि वे थोड़ा शर्मीली होती है, थोड़ा गर्दन झुका के चलती है, इसलिए महिलाओं में पुरुष की अपेक्षा ज़्यादा काइफोसिस पाया जाता है। तो उन्हें इसके लिए बहुत सारी एक्सरसाइज है, और इसके लिए मैं वीडियो भी जल्दी अपने फिटनेस चैनल पर डालने वाला हूँ, आप उसे भी सब्सक्राइब कर लिए, उस पर देखना। इसके लिए आप योगासन को अपनाइए। योगासन में आप भुजंगासन या आप चक्रासन और बहुत सारे आसन है, एक्सरसाइज है, आप उससे इनको ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा रीढ़ की हड्डी विकृति का एक प्रकार नहीं है। रीढ़ की हड्डी का प्रकार नहीं, विकृति का प्रकार नहीं है पूछ रहा है दोस्तों। जब हमारी वर्टिब्रा कॉलम है, रीढ़ की हड्डी है, उसमें कौन कौन सी डिसीज हो जाती है वह भी आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो काइफोसिस भी हो जाता है, लॉर्डोसिस भी हो जाता है, फ्लैट फुट नहीं होता। फ्लैट फुट हमारा कहाँ होता है, पैर में, अभी बताया। और स्कोलियोसिस भी हो जाता है। स्कोलियोसिस में इस प्रकार की आकृति बन जाती है जिससे हमारी जो बॉडी है वह एक तरफ को झुक जाती है। देखोगा आपने कुछ व्यक्ति ऐसे झुककर चलते हैं तो वह स्कोलियोसिस की श्रेणी में ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 91, मोच एक है। मोच एक है, मांसपेशी, पट्टा, बंधन या हड्डी, बताइए दोस्तों। मोच क्या है, एक बंधन है, एक लिगामेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डी का फ्रैक्चर चोट लगने का एक उदाहरण है, बताइए जी। हड्डी का, जब हड्डी में चोट लगती है तो क्या, क्यों लगती है, कैसे लगती है, क्या कारण है हड्डी में चोट लगने का। त्वचा,
ना जी। नरम टिश्यू, ना जी। कठोर टिश्यू, हाँ जी। कठोर टिश्यू, जब भी कोई चीज़ कठोर हो जाती है वह जल्दी टूट जाती है। आप इसका एग्जांपल खुद भी कर सकते हैं। जैसे कोई प्लास्टिक है, ज़्यादा हार्ड होती है, उस पर यदि हम प्रेशर डालें तो वह जल्दी टूट जाती है। यदि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, स्मूथ होती है, तो वह झुक भी जाती है, वह टूटती नहीं। इसी प्रकार हमारी हड्डी जब हार्ड हो जाती है, कठोर हो जाती है उसके टिश्यू, तो वह टूट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नरम ऊतक सॉफ्ट टिश्यू की चोट क्षति पहुंचाती है। अब दोस्तों हमारा सॉफ्ट पूछ लिया, तो सॉफ्ट में क्या आ जाएगा हमारा, लिगामेंट एंड कंडरा। दोस्तों 94 93 हमारा क्वेश्चन है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, लिगामेंट एंड टेंडन। कंडरा, कंडरा को बोलते हैं दोस्तों टेंडन। देखो हिंदी का कितना अच्छा शब्द है, कंडरा। और जो हमारा स्नायु बंद होता है इसे क्या बोलते हैं, लिगामेंट। देखिए इंग्लिश में कितना आसान है, हिंदी में यदि पढ़ा है स्नायु बंधन का और कंडरा, हड्डी बोन आप समझते होंगे, उपास्थि कार्टिलेज, उपास्थि कार्टिलेज एंड मसल्स एंड कार्पल्स। बताइए दोस्तों, अब इंग्लिश में भी मैं आपको बता दिया इनका, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, स्नायु यानी कि लिगामेंट और टेंडन, लिगामेंट और टेंडन, स्नायु बंधन और कंडरा। नेक्स्ट है हमारा 94, एक फ्रैक्चर जिसमें हड्डी तिरछे टूट जाती है, डायगोनल हड्डी टूट जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, बताइए दोस्तों। जब हड्डी तिरछी टूटती है डायगोनल, उसे हम कहते हैं ग्रीन स्टिक या प्रभावित को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रभावित को इम्पैक्ट, प्रभावित को हम बोलते हैं इम्पैक्ट। या फिर बेखबर, बेखबर को इंग्लिश में बोलते क्या है दोस्तों, ओब्लिक। देखिए हिंदी के कैसे कैसे वर्ड है, आड़ा, ट्रांसफर, आड़ा को कहते हैं हम ट्रांसफर, ट्रांसफर। अब बताइए दोस्तों, ग्रीन स्टिक, इम्पैक्ट, ओब्लिक या ट्रांसफर, जिसमें हड्डी डायगोनल टूटती है। डायगोनल, आप इस क्वेश्चन का आंसर इसी में छुपा हुआ है, इसी आंसर इन चारों में छुपा हुआ है। बताइए, तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा बेखबर, ओब्लिक। ओब्लिक हमारी जो मांसपेशी होती है, आपने देखा होगा, जो हमारी रेक्टस फीमोरिस दो मांसपेशी खड़ी हुई होती है, जो हमारी ये तिरछी होती है, ये हमारी ओब्लिक मांसपेशी के अंतर्गत ही आती है। ये पेट की हमारी ओब्लिक तिरछी डायगोनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक चिकित्सा है। प्राथमिक चिकित्सा क्या है, फर्स्ट एड, द्वितीयक सर्वेक्षण पूरा करना, घायल को दी गई प्राथमिक चिकित्सा, किसी पीड़ित महत्वपूर्ण संकेत पहुंचाना या इलेक्ट्रोलाइट संतुलन। बताइए दोस्तों, प्राथमिक फर्स्ट एड। तो इसका हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या, किसी घायल को दी गई प्राथमिक चिकित्सा। इसका आंसर इन्होंने द्वितीयक सर्वेक्षण पूरा करना दिया हुआ है, द्वितीयक सर्वेक्षण पूरा करना। फर्स्ट एड में तो जब कोई किसी का चोट लग जाता है तो उसे, जो घायल है उसे जो प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है वह ही हमारा फर्स्ट एड है। तो इस क्वेश्चन को भी आप एक बार देख लीजिएगा, इस पे हम मार्क लगा देते हैं, इसको फिर डिस्कस करते हैं। इसमें इन्होंने द्वितीय सर्वेक्षण दिया है, कमेंट में आप भी इसका आंसर आप बताइए क्या होना चाहिए, द्वितीयक सर्वेक्षण या फिर घायल को दी गई प्राथमिक चिकित्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, ड्रेसिंग और बैंड का उपयोग किया जाता है, कब किया जाता है दोस्तों, ड्रेसिंग कब की जाती है, बताइए, ड्रेसिंग या फिर बैंड। जब पीड़ित को दर्द बढ़ जाता है, आंतरिक रक्तस्राव को बढ़ाता है, रक्तस्राव को नियंत्रित करने और संक्रमण को रोकने में मदद करता है, या फिर गहरे घाव को टाँके लगाए, कौन सा हो जाएगा, ड्रेसिंग। ड्रेसिंग सफाई, रक्तस्राव को नियंत्रण करने और संक्रमण को रोकने में, इन्फेक्शन को रोकने के लिए, राइट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 97, 3 क्वेश्चन और हमारे अब बच गई है। बाहरी रक्त हानि को रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है,
ये कह रहा है दोस्तों, जब आपके बाहरी बॉडी में कहीं से आपका ब्लड बह रहा है तो आप क्या करोगे? जब आपकी बॉडी में बाहर से कहीं से रक्त बह रहा है तो आप क्या करोगे? बताइए। आप घाव पर सीधा दबाव डालोगे, या मरीज को अस्पताल ले जाओगे, या घाव को पानी से धोएगे, या घाव पर क्रीम लगाएंगे? तो दोस्तों अस्पताल ले जाएंगे तब तक तो बहुत ब्लड निकल जाएगा। घाव को पानी से भी नहीं धो सकते, घाव पर कोई क्रीम का तो मतलब ही नहीं। तो घाव को हम दबा लेंगे, जब कोई होगा ब्लड बह रहा तो उसको हम वहाँ से दबा लेंगे। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जले हुए को कम से कम कितने समय के लिए डुबोना चाहिए? ठंडे पानी के नीचे रख देना चाहिए, ये पूछ रहा है दोस्तों जले हुए को। बताइए, 5 मिनट, 10 मिनट, या फिर 15 मिनट, या फिर 20 मिनट? राइट आंसर इज 20 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, लास्ट क्वेश्चन है, एक हो रहा है हमारा सेकंड लास्ट। प्राथमिक चिकित्सा के प्रमुख मार्गदर्शक लक्ष्य और उद्देश्य क्या है? जो प्राथमिक फर्स्ट एड है उसके प्रमुख मार्गदर्शक और लक्ष्य ये आपके पूछ रहा है। प्रस्तुत करे, सती को बढ़ावा दे, जल का संरक्षण करे, आगे की चोट प्रस्तुत करे, सुधार को बढ़ावा दे, जीवन की रक्षा करे। दोस्तों थोड़े हिंदी के वर्ड ऐसे ही दिए हुए हैं। नेक्स्ट है पुनर्प्राप्ति को संरक्षित करे, खनिजों को संरक्षित करे, पर्यावरण को संरक्षित करे, या पुलअप्स या पुशअप्स या पावर लिफ्टिंग। तो दोस्तों इनमें से हमारा क्या है? सी, पुनर्प्राप्ति को संरक्षित करे, खनिजों को सुरक्षित करे और पर्यावरण को संरक्षित करे। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन, राइस इलाज क्या है? बर्फ़, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन या एलिवेशन? रेस्ट, बर्फ़, संपीड़न या ऊंचाई, आराम, या इबुप्रोफेन, या बैसाखी या व्यायाम, या पुनर्प्राप्ति, बर्फ़ या संपीड़न या व्यायाम? दोस्तों यह भी क्वेश्चन अच्छा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इन क्वेश्चन को इंग्लिश में एक बार देख लिया करो। देखो हिंदी में थोड़ा अजीब टप दिए गया। यदि आप यहीं पे देखोगे तो राइस, R फोर क्या होता है? रेस्ट, I फोर क्या होता है? आइस, बर्फ, C फोर क्या होता है हमारा? कंप्रेशन, कंप्रेशन किसी चीज़ को दबाएंगे हम जब। और E फोर होता है हमारा एलिवेशन। तो दोस्तों ये हमारे 100 क्वेश्चन हो गए। आगे हमारा जनरल पेपर चल गया। तो हमारे जो फिजिकल के थे 100 ही क्वेश्चन थे, तो हमने इनको किया है। आपका स्कोर कितना रहा है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।